हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई का 13वां विप्लव गान, जिसकी विधा है कविता और रचनाकार है बालकृष्ण शर्मा, नवीन, विभाग 1। विद्यार्थियों, पेज नंबर 113 निकालना है। 113 का ये आखिरी कविता है हमारी 13 विप्लव गान। ये विप्लव गान जो है ये मूल स्वर प्रेम के आवेग का है। इसके जो रचनाकार है बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इनका मैं पहले आपको परिचय करवाती हूँ। इनका परिचय इस तरह है। कवि का जन्म 1897 भयाना, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960। इनका परिचय है। नवीन जी को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का पर बड़ा गर्व था। राष्ट्र प्रेम उसकी कविताओं का मुख्य स्वर है। आप कवि, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। आपकी लेखन शैली पर आपकी अपनी भाषण कला का स्पष्ट प्रभाव है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं प्राणापण, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुमकुम, एक विषय जन्म के आदि, काव्य संग्रह, ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। पद्य संबंध में कहते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन छाया उत्तरवादी हिंदी की राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। इनकी कविता का मूल स्वर प्रेम के आवेग का है, जिसके साथ राष्ट्रीयता का प्रखर स्वर भी जुड़ा हुआ है। कवि अपनी रचनाओं से देश की जनता में ऐसा भाव भर देना चाहता है जिससे वह सामर्थ्यवान होकर विदेशी सत्ता के विनाश के लिए उद्युक्त हो सके। प्रस्तुत कविता क्रांति का आह्वान है। इस कविता के माध्यम से साहित्यकार के से अपेक्षा की गई है कि वे श्रृंगार और प्रेम की रचना न करके क्रांति का संसाध करें। विद्यार्थी यहाँ पर कुछ लेखनी में दिया गया है। आयोजक के नाते कवि सम्मेलन संबंधित विज्ञापन तैयार करो। इसके पहले मैंने आपको विज्ञापन की तैयार करने के लिए भेजा था। उसके आधार पर आपको विज्ञापन किस तरह से तैयार करना है, यानी कि एक कवि सम्मेलन हो रहा है उसका हमें विज्ञापन तैयार करना है, ये आपको करना है। कृति सोपान के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। विद्यार्थियों को विज्ञापन देने के लिए आवश्यक मुद्दे बताना, विज्ञापन के प्रारूप संबंधी चर्चा, स्थल, समय, प्रवेश शुल्क आदि को लेकर विज्ञापन का कच्चा प्रारूप बनाना, आकर्षक विज्ञापन बनाना। अब विज्ञापन तैयार करने के लिए ये मुद्दे हैं और इस मुद्दे के आधार पर हमें विज्ञापन तैयार करना है। आगे ध्यान में, अब यहाँ पर हम कविता में क्या दिया गया है, ये कविता के बारे में हम इसकी थोड़ी जानकारी लेंगे। कवि, यहाँ से हम देखेंगे कवि यहाँ से देखना है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। प्राणों के लाले पड़ जाए, प्राणों के लाले पड़ जाए। त्राही त्राही रव नभ में छाए। नाश और सत्यानाशों का, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। बरसे आग जलत जल जाए, बरसे आग जलत जल जाए। भस्मात भूधर हो जाए। पापपूर्ण सद्भावों की, पापपूर्ण सद्भावों की धूल उड़े दाएं बाएं। नभ का वृक्ष स्थल फट जाए, नभ का वृक्ष स्थल फट जाए। तारे टुक टुक हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पर कवि का ने उथल पुथल, यहाँ पर उथल पुथल दिया। उथल पुथल का अर्थ उन्होंने हलचल बताई है। हिलोर का अर्थ उन्होंने बताया गया लहर। त्राही, त्राही यानी बचाओ या रक्षा करो। धुआंधार यानी कि कोहरा या धुंध। जलद आपको पहले भी मैंने बताया था बादल। भूधर, भूधर यानी पर्वत। सदसद, सदसद का अर्थ है सद, अच्छा बुरा। वृक्ष स्थल, वृक्ष स्थल का अर्थ है छाती। यहाँ पर
कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि हे कवि, तुम कुछ इस ढंग से तान सुनाओ जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए तथा वातावरण में क्रांति की लहर उठने लगे। उस क्रांति में शत्रु को अपने प्राणों को बचाना मुश्किल हो जाए तथा उसको बचाओ बचाओ का स्वर आकाश में छा जाए। संसार में चारों ओर विनाश का धुआं फैल जाए। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि संसार में चारों ओर विनाश का धुआं फैल जाए, आकाश से आग बरसने लगे, वर्षा करने वाले बादल जल जाए, जो वर्षा करते वो बादल क्या जाए जल जाए तथा पहाड़ जलकर राख बन जाए। तुम्हारे चारों ओर पाप पुण्य तथा अच्छे बुरे भाव की धूल उड़ने लगे, आकाश में दरार पड़ जाए तथा तारे टूट टूट कर जमीन पर गिर पड़े। हे कवि, आज अपनी आवाज़ के प्रभाव से असंभव को संभव कर दिखाओ तथा पूरी तरह उथल पुथल मचा दो। विद्यार्थी, यहाँ पर इसका मैंने आपको अर्थ समझाया है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जैसे कि सत्य असत्य। जैसे कवि ने इस प्रकार की तान की अपेक्षा जिसे उथल पुथल मच जाए, क्या सत्य है? तो यहाँ पर उसका उत्तर अगर सत्य है तो आप लिख सकते हो जो भी इसका उत्तर सही, तो यहाँ पर जैसे उसका सत्य है। जैसे कि दूसरा प्रश्न, कभी ऐसी तान सुना जिससे लोगों के जीवन दान मिले तथा आसमान में शांति का स्वर छाए, ये क्या है? वाक्य हमारा असत्य है। या सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो, जैसे कि बरसे आग जलत जल जाए, भस्मात खालिस्तान हो जाए। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि उसर भूधर घुसर, तो आपको क्या होगा? वहाँ पर भूधर लिखना पड़ेगा। या नबका वृक्ष स्थल फट जाए, खालिस्तान टुक टुक हो जाए, सारे पारे या तारे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तारे। ये हो सकता है। या फिर ऐसे दो प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्दों के हो। अब आपको क्या करना है? आपको कोई प्रश्न तैयार करना है। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी, कवि के अनुसार त्राही त्राही का स्वर कहाँ छा जाएगा? आपको उत्तर दी, आपको क्या करना है? जैसे कि नब दिया है तो नब के आधार पर आपको प्रश्न, तो आप लिखोगे कवि के अनुसार त्राही त्राही का स्वर कहाँ छा जाएगा, तो आप लिखोगे कवि के अनुसार त्राही त्राही का स्वर नब पर छा जाएगा। जलद दिया है, ये मैंने शब्द दिए, इसके प्रश्न तैयार करना है। आसमान से पानी कौन बरसाता है, तो क्या लिखे? आसमान से पानी जलद बरसाता है। तो आपको मैं शब्द दूंगी और उसके आधार पर जो उत्तरी है वो, और उसके आधार पर आपको क्या करना है? प्रश्न तैयार करना है और वो प्रश्न ऐसे बनाना है कि उसके उत्तर उससे जुड़ जाए। आगे धन में और आपको उपयुक्त जो पद्यांश का सरल भावार्थ ये आपको आना चाहिए। परीक्षा के समय आपको पूछा जाएगा उपयुक्त भावार्थ का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो ये आपको करना आना चाहिए। कविता की दूसरी पंक्ति मैं ले रही हूँ यहाँ से। माता की छाती का अमृत मय पय काल कुट हो जाए, आंखों का पानी सूखे वे शोणित की घुट हो जाए। एक और कायरता कापे गनागु गति विगलित हो जाए। अंधमुट विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए, और दूसरी ओर कपा देना वाला गर्जन उठ थाए। अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पर कवि पय का अर्थ यहाँ पर उन्होंने बताया है, जैसे कि पय का अर्थ यहाँ पर दूध बताया है। कालकुट का अर्थ विष, शोणित यानी रक्त खून, गतानुगति यानी कि अंधानुकरण, उसके कहते विगलित यानी गल जाना। अचल का अर्थ है स्थिर। शिला का अर्थ आपको पता है, शिला का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी? शिला का अर्थ रहता है चट्टान, पर्वत। तर्जन का अर्थ तर्जन यानी कि क्रोध या डांट डपट, उसे हम क्या कहेंगे? तर्जन। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं देखते हैं। नवीन जी कवि से कहते हैं कि तुम्हारी क्रांतिकारी तान का ऐसा प्रभाव पड़े कि माँ की छाती का अमृत के समान दूत हलाहल विष बन जाए। तात्पर्य यह है कि लोग केवल सुखमय जीवन के आदि न रहे, बल्कि कष्टों का भयंकर विष भी पीने को तैयार हो। आजकल हम देखते हैं लोगों को क्या चाहिए? सरल जिंदगी चाहिए।
मगर जीवन में जो आने वाली तकलीफ है उसके बारे में वह नहीं जानते। तो यहाँ पर कवि उन्हें इस तरह से कहते हैं, आंखों का पानी सूखकर खून की घूंट के समान प्रतीत होने लगे, अर्थात भारत की आंखों में ममता की स्निग्ध न रहकर क्रोध की ज्वाला दिखाई देने लगे। एक और लोगों की आंखों में छिपी कायरता कांपने लगे और अंधानुकरण प्रवृत्ति का अंत हो जाए। हमारे देश में प्राचीन काल से जमे हुए अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों और परंपराओं की चट्टानें हिल उठे। देशवासी मूर्खतापूर्ण विचारों की जगह आधुनिक विचारों को अपनाए, साथ ही दूसरी और दिशाओं को कपा देने वाली गर्जना तीव्र गति से बढ़े और नाश करने वाली तर्जना की ध्वनि अंतरिक्ष में मंडराते रहे। नवीन जी कहते हैं कि कवियों का आग्रह है कि वे इस प्रकार की तान सुनाएं जिसे चारों ओर उथल पुथल मच जाए। इसके आधार पर भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि सही विकल्प चुनो। एक और कायरता गतानुगतिक खालिस्तान हो जाए, संकलित विगलित या मंडराए। तो आपको पता है इसका उत्तर कौन सा है? विगलित। अंतरिक्ष में एक उसी नाशक खालिस्तान की ध्वनि मंडराए, गर्जन की, तर्जन की या मर्जन की। तो आपको क्या लिखोगे वहां पर? तर्जन की। सत्य असत्य पूछ सकते हैं। उचित जोड़ियों में, उचित जोड़ियों में क्या बनाएगा? जैसे कि अमृतमय, अमृतमय की जोड़ी क्या है कि कालकूट। आंखों का पानी का जोड़ी क्या है? शोणित की घूट। मृत विचारों की, मुंड विचारों की है क्या? अचल शिखा। गतानुगति यानी कि विगलित हो जाए। तो इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियां बनाना। और उपयुक्त पादयांश का अर्थ मैंने जो आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझना है और परीक्षा में दिए गए ये पद्यांश का अर्थ आपको लिखना है। विद्यार्थी, यहाँ मैं आपको 2 पंक्ति ले रही हूँ। 2 पंक्ति का जो मैंने प्रश्नोत्तर आपको हल करने के लिए दिया है वो आपको हल करना है, समझना है, और नहीं समझ में आए तो गूगल मीटिंग के माध्यम से पूछना है। अगले विभाग में मैं आपको 2 पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी। यहाँ पर विभाग 1 में मैंने 2 पंक्ति का अर्थ आपको समझाया है।